नमस्कार। बड़ी बिंदी की साप्ताहिक श्रृंखला संख्या 169 169 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सभी बड़ी बिंदियां जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आगे जुड़ेंगी, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं पल्लवी बेंद्रे जी, इंदौर से। ये कथक में एक्सपर्टीज रखती हैं, कथक सिखाती हैं, म्यूजिक भी इन्होंने सीखा है और म्यूजिक की भी ये शिक्षिका है। इन्होंने कथक के क्षेत्र में काफी ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आपका बड़ी बिंदी के इस मंच पर और हमारी सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी जी। नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्य समझती हूँ कि मैं इस ग्रुप से जुड़ सकी। और आप सभी को नमस्कार। तो पल्लवी जी, जैसा कि हम अभी पहले भी बात कर रहे थे और हमने आपके परिचय में भी पढ़ा कि आप कथक में विशेष रुचि शुरू से रखती थी और आपने उसमें एक लगातार आपने उसमें अपने जो जीवन में एड ऑन किया, आपने उसमें शिक्षा ली, सीखा और अब आप सिखाती आ रही हैं कई वर्षों से। तो मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगी कि कैसे उसके प्रति रुचि जुड़ी, क्योंकि कई बार हम में कोई रुचि होती तो है पर हम उसको ज्यादा आगे दूर तक नहीं ले जाते, एज के साथ वो फिल्टर आउट होती जाती है हमारी लाइफ से। हम में से कईयों के साथ होता है। तो मैं चाहूंगी कि कैसे वो एक निरंतरता आपके जीवन में बनी रही और ये शुरुआत कहाँ से हुई। मैं जैसा मेरी माँ मुझे बताती हैं कि मैं 3 साल की उम्र से ही कथक कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर मेरे अंदर जन्म से शायद ये चीज होगी, क्योंकि मेरी पूरा परिवार ही आप कह सकती हैं कि कला से जुड़ा हुआ रहा है। मेरी प्रथम गुरु मेरी माँ डॉक्टर सुषमा भटनागर रही हैं। वहीं से मेरी कथक की शुरुआत हुई। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे पैर जमीन पर धरना सिखाया और वहीं से शुरू किया। फिर विधिवत धीरे धीरे जब आगे बढ़ती गई तो विधिवत शिक्षा मैंने मेरी गुरु श्रीमती राशि पौराणिक मैडम से ली, जो कि उज्जैन में निवास करती हैं। वहां से मेरी कथक यात्रा शुरू हुई। सीखने की ललक रही शुरू से मन में, आज तक है। अभी भी कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है तो मैं बिल्कुल उसको बहुत दिल से आत्मसात करती हूँ। और बहुत लंबी लाइफ है, जब तक जीऊंगी तब तक कथक करूंगी। मेरा सपना है कि मैं मरूं तो भी शायद मेरे पैर में घुंघरू हो, तभी मुझे ईश्वर अपने पास बुलाए। तो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ये एक मेरी कामना है कि ये एक चीज मुझसे कभी ना छूटे। मुझे लगता है शायद कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। जी जी। हाँ, हाँ। मैं ये कह रही थी कि आपने ललित कला समिति की फाउंडेशन रखी। आप उसकी संस्थापिका हैं या आप इस फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैंने और मेरे पति ने ये संस्था अ, खोली थी। तो हम संस्थापक हैं दोनों उसमें। और शादी के बाद ये हमने इस संस्था को खोला था। मेरे पति भी श्री राजवेंद्र जी भी बहुत माने हुए कलाकार, फिल्म मेकर हैं। तो हम दोनों का सपना था, हम लोग ड्रामा करते रहे बचपन से। मैं ड्रामा करती रही, वो अपने लेवल पे ड्रामा करते रहे। तो हम लोगों की मुलाकात भी नाटक के द्वारा ही हुई। तब से जी हमारा सपना था कि हमने शादी की तो जिस कला से हम जुड़े, जिस कला ने हमें मिलाया, उसको हमको आगे लेके जाना है। तो वो सोच मन में रख के हमने इस क्षेत्र को अ, अभी तक बनाए हुए हैं। नाटक भी करते हैं, जी। डांस मैं करती ही हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ। तो कला से कहीं भी हम बस किसी भी तरीके से हम जुड़े रहे, हमारा दोनों का यही सपना है। एक बात जो कि मन में आती है जब हम किसी भी क्लासिकल फॉर्म की बात करते हैं कि अब कहीं ना कहीं हम कई बार ये हम देखते आए हैं कि जो यंग जनरेशन है उसमें इन चीजों का जो एक रुचि है वो दिन पे दिन कम हो रही है। ये जो वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ डांस है या म्यूजिक है, उसके लिए लोगों में आपको आकर्षण ज्यादा दिखता है कंपैरेटिवली इंडियन क्लासिकल थिंग्स। सो जी। उसको लेके आपको आपको क्या लगता है कि क्या आपको पहली
ऐसा लगता है आप मेरे इस तथ्य से सहमत हैं कि ऐसा है? और आप कैसे देखती हैं इन सब कलाओं को नई पीढ़ी में, आजकल की पीढ़ी में? आजकल की पीढ़ी में कला को लेके रुचि तो है, लेकिन रुचि का जो कहना चाहिए उसको देखने का तरीका अलग है। आजकल फैशन की तरह उसको लिया जा रहा है कि हम कथक सीख रहे हैं, दूसरे की बेटी भी कथक सीख रही है, तो मेरी बेटी भी कथक सीखने जाती है। तो ये फैशन जी, की तरह हो गया है, उसमें वो जज़्बा नहीं दिखता। या ये कहें कि हम टीवी पे जब ये चीज़ें आने लगी हैं, जो रियलिटी शोज़ हैं, उनका एक जी, आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया है इस क्षेत्र में। उसके कारण बच्चे सीखने आते हैं। मेरे पास भी बच्चे सीखने आते हैं, तो पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि कितने दिन में सीख जाएगी? जी, मुझे ये बोलना पड़ता है कि मुझे अभी तक नहीं आया। तो आप जी, सोच लीजिए कि कितने दिन में सीख पाएगी। फिर ये कब टीवी जी, पे हमको उसको इस शो में भेजना है तो हम कैसे भेजें? या हमें स्टेज कब मिलेगा? तो मुझे ये कहना पड़ता है उनको कि ये बहुत सालों की साधना है। कथक एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, या मैं तो ये कहूँगी कि एक जन्म में आने वाली चीज़ नहीं है। कथक अगर सीखना चाह रहे हैं, तो इतना डेडिकेशन हो कि आप इस जन्म में कम से कम उसका 25-30% अगर आपने सीखा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपको कथक थोड़ा आता है। आप इतना कर सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में वो डेडिकेशन मुझे नहीं दिखता। इवन उनके पेरेंट्स में भी नहीं दिखता। उनको सिर्फ डिग्री चाहिए, जी, या उनके बच्चे टीवी पे आ जाएँ, या उनके बच्चों को कुछ अवार्ड्स मिल जाएँ, इतना उनके लिए जी, सफिशिएंट होता है। जी। तो तो क्या ये कहीं न कहीं इसकी वजह हम ये मान लें, क्योंकि कोई भी अगर हम किसी भी फील्ड में भी जाना चाहते हैं, कुछ कुछ स्टडीज भी करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कोई भी नई स्किल, तो बेसिकली मोटिव हमारा ये होता है कि हम उससे कितना कमा पाएंगे या उससे हमें कितनी जल्दी कोई ख्याति मिल सकती है, हमें दुनिया कैसे जाने। तो बेसिकली एक ये मोटिव रहता है लोगों का। तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि ये यही एक कमर्शलाइज्ड हो जाना ही कहीं ना कहीं एक वजह है कि लोग आजकल पूरी तरह से एक 100% जिसको कहते हैं वो अपना किसी भी कला में दे नहीं देना चाहते, जल्दी से क्विकली इंस्टेंटली कुछ सीख के बस हाउ अर्ली यू कैन अर्न फ्रॉम इट? बस वही। और एक चीज़ ये भी है कि एक कला अगर आपने सीखना शुरू की, तो उससे बोर हो जाते हैं। आजकल के बच्चों में वो धैर्य नहीं है कि हम अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस किसी भी चीज़ की होती है, वो बहुत स्लो होती है। और जितनी स्लो लर्निंग प्रोसेस होगी, उतना आपको गूढ़ ज्ञान मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल क्विक चाहिए, सबको बहुत फटाफट चाहिए, इंस्टेंट मैगी बनानी है सबको। तो ये कला जी, है, इसमें आप मैगी नहीं बना सकते 2 मिनट में। आपको उसको पहचानना पड़ेगा, उसके अंदर उतरना पड़ेगा, और वो पेशेंस नहीं है आजकल। इसीलिए मुझे नहीं लगता कितने समय तक हम इस कला को सँभाल पाएँगे, या हम कितने समय तक इसके साथ आगे जा पाएँगे। जब तक हम हैं, हमारे बाद की कुछ जनरेशन है, उतना तो हम कमिट कर सकते हैं कि हाँ, हम इसको बचा लेंगे। लेकिन आगे ये कहाँ तक जा पाएगा, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आपकी ही बात से जुड़ा ये ख्याल मुझे अभी आया, तो क्या जो आजकल बच्चे सीखने आए हैं, अब क्या बच्चों की संख्या में कमी दिखती है आजकल के टाइम में कंपैरेटिवली, जो बॉली डांस या कोई वेस्टर्नाइज डांस फॉर्म सीख रहे हैं वहां पे ज्यादा जाते हैं और हमारे इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स कम सीख रहे हैं? आप ये क्या पाती बिल्कुल, हैं, ये चीज देखती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, यही सब जगह देखने में आ रहा है कि कथक की क्लास में बच्चों की संख्या कम होती है, लेकिन वेस्टर्न क्लासेस में ज़्यादा होती है। क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि ये टीवी वाली जो कल्चर आजकल शुरू हुआ है, इस कल्चर जी, से ये परेशानी तो है। लेकिन फिर भी जिनको करना है, जिनको सीखना है, या जिनको ये कहते हैं ना, जिसको एक इसकी मिठास जिसको लग चुकी है, वो कैसे भी करके इसको करेगा। तो जिनको मिठास लगी है, वो इस जीवन को मीठा बनाएँ, अपने जो भी कला क्षेत्र चुने उसको। जी।
और जैसा कि अभी देखिए हमें उसी तरह का एक प्रश्न भी आया है, संध्या, जैसे कि हम देखते थे बॉलीवुड में जो पुरानी हम्म, एक्ट्रेस थी संध्या है, या हम्म, और भी उनके सिवा बहुत सारी एक्ट्रेसेस थी, बट स्पेसिफिकली मैं संध्या कहूंगी क्योंकि संध्या में हमने उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जो डांस बेस्ड होती थी, क्लासिकल डांस बेस्ड। ये जल हम्म, बिन मछली वाली अगर आप फिल्म की बात करें, या हम नवरत्न की बात करें, तो उसमें उनकी डांस फॉर्म ही बेसिकली उसी पे आधारित होती थी सारी कहानी। तो बिल्कुल। चूंकि आप और आपके पति इस अ, आपने कहा फिल्म मेकिंग में है, वो आप प्लेस से भी जुड़ी हैं, आप चूंकि इस क्षेत्र में हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है इसका भविष्य आगे कितना उज्जवल है? क्या हम कभी इस तरह की और फिल्में देख पाएंगे आजकल के समय में? आ, कह सकते हैं कि हाँ, इस जनरेशन में अगर किसी को लगता है कि हाँ, अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट लेकर फिल्म बनाई जाए तो वो बनेगी भी और प्रसारित भी होगी। लेकिन उसको पसंद कितना किया जाएगा वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली जो पसंद करते हैं उनकी पसंद बिल्कुल बदल चुकी है। तो अपनी तरफ से हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम इस तरह की चीजें बनाएं, आगे बढ़ाएं। लेकिन बाकी व्यूअर्स पर है कि वो क्या देखना चाहते हैं या क्या वो पसंद करते हैं। अगर वो पसंद करेंगे तो हम बनाएंगे। जी। मैं बोलूंगी काफी आप वर्सेटाइल हैं, मैं क्योंकि आपने बताया आप कथक के साथ साथ आप सिंगिंग में भी हैं, सिंगिंग के क्षेत्र में भी हैं, आप नाटकों से भी जुड़ी हैं, आपने सीरियल्स भी की हैं। तो इतने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? और आपको एक क्या लगता है कलाकार में मूलभूत रूप से किन तत्वों का होना बहुत जरूरी है? एक कलाकार में सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसका जमीन से जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर लें, थोड़ी सी चीज सीखकर एकदम आ, हवा में ना उड़े, तो आप कहीं भी ठहर सकते हैं। और जहां तक इन सारे कला क्षेत्रों की बात कर रहे हैं आप, तो ये एक जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख रही है मेरे। मैंने हर क्षेत्र में, हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखा ही है, और वो सीख कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी आप जीवन से सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में काम आती ही है। तो मुझे बहुत, मैं अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आई जहां मेरे माता पिता ने, मेरे पूरे परिवारजनों ने मेरा सहयोग किया। मेरे जहां मेरी शादी हुई, मेरे पति ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी उतना ही सहयोग इस पूरे क्षेत्र में करती है। तो जब सब लोगों का प्यार, सबका सहयोग मिलता है, तो निश्चित ही हर तरह की जगहों पे या हर क्षेत्र में आनंद आता है। जी। आगे मैं चूंकि आप इतनी संस्थानों से जुड़ी हैं, और मैं ये भी जानना चाहूंगी यहाँ पे कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसके अंतर्गत आप रिसर्च कर रही हैं और आपको वहां से फेलोशिप भी मिली है। तो जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस तरह की जो कलाएं हैं उनको एक तरह का प्रॉपर सहयोग मिल रहा है कहीं ना कहीं, या आपको उसमें कुछ कमी लगती है? नहीं, मैं सरकार का तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप ये कह सकते हो कि उन्हीं की बदौलत शायद ये कला अभी तक जीवंत है या आगे भी रहेगी, क्योंकि सरकार का बहुत योगदान है इसको आगे ले जाने में। और स्पेशली ट्राइबल एरियाज में जो हमारे ट्राइब्स हैं, वहां की जो कलाएं हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करने का कार्य जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, वो कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी कैसे होगा पता नहीं। लेकिन सरकार जब तक इस चीज के लिए काम करती रहेगी, ये कलाएं जीवंत रहेंगी। अच्छा, चूंकि हम जैसा कि अभी पहले भी बात कर रहे थे कि हम एक तरह से पेरेंट्स में काफी उतावलापन देखते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे झट से कुछ ऐसा इंस्टेंटली सीख लें और वो इसमें उन्नति पा जाए और शुरू हो जाए। तो
इस तरह के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे ही चाहते हैं कि जो हमारी जनरेशन है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। किसी भी किसी की की जो कलाएं हैं जिन वो सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। ये दो बार जो है ये समानांतर रूप से साथ साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के पेरेंट्स को ये चिंता भी ना हो कि उनके बच्चों को आगे पैसों की कोई तंगी रहेगी, या वो सीखते भी रहें ये उनका जो एक शौक है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि बच्चों का जो पैशन है उनको करने दें। वो जो भी चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उसको वो करने दें। पर उन्हें साथ साथ ये भी गाइड करते रहें कि उनको उनके जीवन जीने के लिए क्या जरूरत आएगी आगे, तो उनको कैसे अपने शौक को और अपने प्रोफेशन को दोनों को साथ साथ चलाना है। ये जिम्मेदारी निश्चित पेरेंट्स की ही है। उन्हें ये सिखाना पड़ेगा, उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि आप अपने मन को भी ना मारें, अपने मन की इच्छा, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, अगर वो डांस करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। लेकिन अगर वो उसी को करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी होगी, ये भी पेरेंट्स को ही बताना होगा। और ऐसा नहीं है कि सिंगिंग करते हैं या डांस करते हैं तो कहीं कोई करियर में डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल किसी भी एरिया में आ सकता है। आप किसी भी चीज के लिए श्योर कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य, आपकी मेहनत, आपके डेडिकेशन पे हर चीज डिपेंड करती है। तो निश्चित है, अगर पेरेंट्स इस चीज को बहुत अच्छे से लेंगे, अपने बच्चों की प्रॉपर ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे, तो वो उनके अंदर पल रही कला को भी बाहर निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे से उसको पाल पोस कर आगे ले जा सकते हैं। जी, ये जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, ये मुझे इसका सेल्फ अनुभव है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हम इससे होके गुजरे हैं, स्पेशली अगर हम टीयर 2 सिटीज की बात करें। अब शायद वहां पे उतनी सुविधाएं होंगी। जब हमारा समय था, जब हम बच्चे थे, तो उस समय उतने डांस स्कूल, क्लासिकल डांस फॉर्म वाले स्कूल्स हमें देखने नहीं मिलते थे। पिताजी ने कोशिश जरूर की और हम एक दो विद्यालय गए भी। ये बात अलग है कि वो फिर कई वजहों से वो एक नहीं चीज निरंतरता आ पाई, क्योंकि वो दूरियां और ये सब रीजंस कहीं ना कहीं रहे। और फिर हम कहीं ना कहीं जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज है, वो बच्चों की स्टडीज पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी समझती है। तो हम्म। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बच्चों में कहीं ना कहीं ये भय है कि ये हमें अच्छा तो लगता है, पर हम इसको आगे कितना ले जा पाएंगे, या हम कितना अपना जीवन इसको लेके चला पाएंगे, ये जो भय है इसको कैसे, इससे कैसे पार पाया जा सकता है? क्योंकि उनके साथ वाले जो ज्यादातर आप पीयर ग्रुप में देखें, वो एक एक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडीज है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, इनसे कैसे उबरा जा सकता है? देखिए, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप 24 घंटे तो वो नहीं पढ़ेगा। अगर वो एंटरटेनमेंट चाहता है तो वो टीवी भी तो देखता है, वो फोन भी तो चलाता है। अगर उसके मन में कुछ सीखने की इच्छा है तो उस टाइम में अगर वो थोड़ा समय निकाल के अपनी उस कला को दे दे तो क्या दिक्कत है। और इस भय को मिटाना बहुत जरूरी है कि अगर ये एक चीज कर रहा है तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे के डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। उसको ये चीज समझानी होगी कि अगर आप डांस कर रहे हो तो डांस क्यों करना है, क्यों सीखना है, आगे इसमें करियर बनाना है, या केवल शौक के तौर पर आप सीख रहे हो, या आपको कोई एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए तो आप सीख रहे हो। सबका मेंटल स्टेटस अलग अलग होगा। आपको उतना कितना किस पर ध्यान देना है, आपका फोकस किस समय कितना कहां पर होना है, उस चीज के लिए आपके दिमाग में चीज क्लियर होना जरूरी है कि हमें क्यों सीखना है ये कला, जो भी कला आप सीख रहे हैं। और ये भी कहना गलत है कि इससे डरा जाए। आपको मैं बताऊं, मेरे पास जो लड़कियां कथक सीखती हैं, उन्होंने डांस को नहीं कैरियर बनाया, लेकिन उनको कथक की वजह से जिस जगह वो हैं, उनका अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ सिर्फ कथक की वजह से। जब वो कॉलेज में थी, जब कॉलेज, आपको पता है आजकल कॉलेज में एडमिशन मिलना ही बहुत कठिन काम हो गया है, तो कथक का केवल एक बच्ची है, उसने सिर्फ इतना
इंटरव्यू में कहा कि मैं भी कुछ सालों से कथक कर रही हूँ और मैंने लास्ट ईयर ही एमए की फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी है। आप यकीन मानिए, सामने से उन्होंने 5 मिनट और दिए उसको, बोले आप बताइए कथक के बारे में बताइए। उसने कथक के बारे में बताया और उस बच्ची का जी। 6,000 स्टूडेंट्स में एडमिशन हो गया। तो वाह। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि कथक के बेस पे अगर मैं किसी को उसके एजुकेशनल करियर में हेल्प करा पाई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही उसी बच्ची की जॉब जब लगनी थी तो उसका इंटरव्यू कॉल भी कथक के बेस पर आया। तो ये कह पाना कि ये एक अलग चीज है, ये आपको कहीं ना कहीं आगे लाइफ में जाके कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी ही। कथक की ही बात नहीं है, आप म्यूजिक सीख रहे हैं, आप ड्राइंग सीख रहे हैं, आप कोई भी कला अगर आप सीख रहे हैं, तो कोई भी अगर और उसमें अगर आप डिग्री ले रहे हैं, तो वो डिग्री जी। कभी भी खाली नहीं जाती, कहीं ना कहीं उस बच्चे के काम ही आएगी। तो ये दोनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली आप चला सकते हैं, आपका बच्चे में इतना कैलिबर है कि वो ये दोनों चीजें साथ में चला सके, तो उसे प्लीज करने दें। सो बेसिकली यू आर सेइंग इट कीप्स यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपको कहीं ना हाँ, कहीं एक दूसरों से भिन्न बनाता है और वो आपकी बिल्कुल खूबी बन जाती है। बिल्कुल बनाता है। एक आर्टिस्ट अलग दिखेगा आपको, एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल अलग दिखेगा, उसका बात करने का तरीका अलग दिखेगा। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, कलाकार जो होता है ना, वो सबसे प्यारा इंसान होता है, बहुत दिल से बहुत कोमल होता है, सबको बहुत जल्दी अपना बना लेता है, सब एकदम विश्वास कर लेता है। तो बेसिकली कलाकार ना बहुत प्यारा इंसान होता है। इसलिए एक एक कलाकार अपने अंदर हर एक किसी को छुपा के रखना चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने ये। और पल्लवी जी, हमें यहाँ पे एक प्रश्न आया है जो हमारी स्क्रीन पे है कि नाटकों में आप कथक को किस तरह से रूपांतरित कर सकती हैं या कैसे देखती हैं इस कथक की विधा को नाटकों में? देखिए, कथक जो है, एक भाव पक्ष होता है, ताल पक्ष होता है। तो जब हम नाटकों में इसकी बात करते हैं, तो नाटकों में नाट्य संगीत जो है, उसको जब भाव के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, तब वो कथक के रूप में, क्योंकि कथक का जो मूल है वो है कथा कहे सो कथक कहलाए, कथा को कहने वाला, कथा जो कहता है वो जी। कथक कहलाता है ना? जी। तो जो नाटक क्या कर रहा है, नाटक भी आपको कथा ही सुना रहा है। आप जो देख रहे हैं मंच पर, वही कथक है, वही जो नाटक कर रहे हैं आपके सामने, वो सारे पात्र कथक हैं, क्योंकि वो आपको कथा सुना रहे हैं। तो जब उनको उस नाट्य संगीत को आप केवल एक संगीत सुन रहे हैं, वो भी आपको आनंद देगा, लेकिन जब आप उसका भाव पक्ष सामने से मंच पर देखेंगे, तो उसका रूप अलग हो जाएगा। तो बरसों पुराने नाटकों से आज तक ये प्रथा चली आ रही है कि नाटकों में नृत्य का, लोक नृत्य का, कथक का बहुत उपयोग होता चला आ रहा है और आगे भी होगा। जी। तो नृत्य के रूप में अगर हम कोई कथा कहते हैं तो उसको बेसिकली कथक कहा जाता है। तो क्या हम इसमें सिर्फ धार्मिक कहानियों की बारे में बात करते हैं या किस तरह की कथाओं की बात होती है अदर देन माइथोलॉजी? नहीं, ये आजकल की शैलियों पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का म्यूजिक उस पर्टिकुलर नाटक में ले रहे हैं। नाटक कोई भी हो, अगर मॉडर्न म्यूजिक ले रहे हैं तो मॉडर्न म्यूजिक पर कथक तो नहीं होगा, लेकिन भाव प्रदर्शन तो हम किसी और शैली में कर सकते हैं। आप कहें या तो वेस्टर्न स्टाइल हो सकता है, लेकिन फ्री स्टाइल जो आजकल है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें लोक भी आ जाएगा, उसमें थोड़ा-सा क्लासिकल भी आ जाएगा, उसमें वेस्टर्न भी आ जाएगा। ये सारा फ्री स्टाइल मिक्स होकर भी हम हमारी बात को किस तरीके से दर्शकों तक पहुँचा पा रहे हैं, या जो शैली उस नाटक की है या उस नाटक के संगीत की है, उसके साथ हम किस तरीके से तालमेल बिठाकर और दर्शकों तक अपनी बात पहुँचा सकें, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। जी। अ, किसी भी कला को सीखने के लिए कहा जाता है कि आप अगर छोटी उम्र से सीखें तो अ, आप उसे आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। बट इन केस अगर कोई ये कला किसी वजह से अगर वो अवेयर नहीं था या वो संसाधन मौजूद नहीं थे, तो आपको लगता है कि इसको बाद में भी सीखा जा सकता है? ये संभव लगता है आपको? या कोई विशेष एज में ही इसे सीखा जाना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल किसी भी एज में कोई भी कला सीखी जा सकती है। बस अंदर वो जोश हो, वो जुनून हो। मेरी एक सबसे सीनियर स्टूडेंट है 62 इयर्स की। उन्होंने बैंक में थी, बैंक में जॉब करती थी वो। वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मेरे पास कथक सीखना शुरू किया। और मैं कहूंगी वो साल भर के अंदर उन्होंने जो सीखा, या जो मेरे सामने उनको लेकर आई वो मतलब मुझे देखकर खुद आश्चर्य होता था कि 62 की एज में उन्होंने कथक सीखना शुरू किया। और वो जो 2 साल से जो बच्चे सीख रहे थे, वो साल भर में उन बच्चों के बराबर में आकर खड़ी हो गई। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी कला को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो सीख सकते हैं। जी, कथक के ही तरह एक और हम जो भारतीय विधा का नृत्य है भरतनाट्यम, उसका भी नाम सुनते हैं। तो एक बेसिक अंतर क्या है भाव में? क्या इन दोनों विधाओं को साथ हम सीख सकते हैं? नहीं, एक जन्म में तो एक ही चीज आप सीख सकते हैं। कई लोग करते हैं, दोनों चीजें सीखना शुरू करते हैं। पर दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की शैली में अंतर है, दोनों की भाषा में अंतर है। उन कथक जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, भरतनाट्यम होता है वो हाफ सिटिंग की पोजीशन में होता है। तो मतलब बेसिक अंतर तो सबसे पहला तो यही आ जाता है कि जो आप खड़े होकर फुटवर्क कर रहे हैं, आप खड़े होकर डांस कर रहे हैं, आपके लिए हाफ सिटिंग में डांस करना, वो जो कथक सीख रहा है उसके लिए मुश्किल होगा। हाँ, जिन्होंने, कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो बचपन से भरतनाट्यम कर रहे थे, लेकिन अब वो कथक भी करते हैं। लेकिन उनके कथक में वो भरतनाट्यम शैली अपने आप मिली हुई दिखती है। वो एकदम भरतनाट्यम प्योर करेंगे, लेकिन कथक में कहीं ना कहीं वो भरतनाट्यम शैली आ जाती है, क्योंकि उनके जेस्चर्स अलग होते हैं, उनका मेकअप अलग है, उनका ड्रेसअप अलग है, उनके बोल अलग होते हैं, उनकी ताल अलग है। हमारे यहाँ बहुत सारी तालें कथक में हैं, उनके यहाँ भी जो तालें हैं वो अलग हैं। उन तालों को और इन तालों को हम मिला के हम नहीं प्रस्तुत कर सकते। हम अगर फ्यूजन भी करना चाहते हैं तो अपना पार्ट वो करेंगे, उसके बाद ही हम अपना पार्ट कर सकते हैं। कथक और भरतनाट्यम के दो पार्ट, दोनों को हम एक साथ अगर करना चाहें तो कोई कॉमन म्यूजिक पर हम जेस्चर पोस्चर से जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर चीज वो सिर्फ मिक्सअप ही कहलाएगा, वो प्रॉपर कथक या प्रॉपर भरतनाट्यम नहीं कहलाएगा। इसलिए दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं, और दोनों का अपना अपना शास्त्र है, थ्योरी है। जी, थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या है आज। हमारे दर्शक ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट में अवरोध मिल रहा है। प्लीज हाँ, धैर्य का साथ दें और हमें बेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आज कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उसके चलते ये रीजंस आज आ रहे हैं। जी, आपने कहा कि जो भरतनाट्यम करते हैं और जो बाद में कथक करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो जो उसकी विधा है वो उसमें दिख जाती है कि उसके बिल्कुल। जेस्चर्स अलग होते हैं, जैसे आपने कहा पहले। तो कितने घंटों का रियाज? वैसे तो आपने पहले ही कहा कि एक साधना है, तो साधना में तो हम कुछ एक नियमित संख्या नहीं दे सकते उसको, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि कितने घंटों का एक मिनिमम रियाज होना बहुत जरूरी है उसके लिए? कम से कम 5 से 6 घंटे अगर आप अपनी कला को देते हैं रोज, तो ये कहा जा सकता है कि आप उस कला को पी रहे हैं, अच्छे से घोल सकते हैं उसमें अपने आप को। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे, अब आजकल इतना समय सबके पास होता नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे तो आपको अपने अपना जो भी आपने पैशन चुना है उसके लिए आपको 3 घंटे तो कम से कम देना ही होंगे। तब आप उस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन आप नया सीखते हैं। आपको हर दिन का एक नया चैलेंज आपके सामने होना चाहिए, तभी आप उस चीज को पार कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप एक सीढ़ी चढ़ गए, सीख लिया आपने एक सीढ़ी चढ़ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको पैर उठा के ऊपर तो रखना ही होगा। तो वो जो पैर उठा जी, के ऊपर रखने की प्रक्रिया है वो इतनी सटीक होना चाहिए कि आपका पैर सीधा उस सीढ़ी पर पड़े, कहीं बीच में ना रह जाए या कहीं और ऊपर ना चला जाए, ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। तो इस बैलेंस को बना के रखने के लिए
आपको निरंतर रियाज तो चाहिए, कम से कम 3 घंटा और अधिकतम 6 घंटे तो चाहिए। जी, 3 से 6 घंटे ये एक मिनिमम कैपिंग आपने दी है, और बाकी तो फिर जितना ज्यादा आप इसका जितना अभ्यास ज्यादा कर है। सके। जी। जी। तो पल्लवी जी, अब थोड़ा हम गायन की तरफ भी चलना चाहेंगे, क्योंकि हमारी चूंकि ये बात हुई थी और आपने मुझे इसके विषय में बताया, तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरह के संगीत से जुड़ी हुई हैं और किस तरह के संगीत में आपकी रुचि है। मैं शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है, मैंने मैंने बीम्यूज किया है शास्त्रीय संगीत में, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो रुझान हुआ वो लोक संगीत की तरफ। मैं स्पेशली फोक सिंगिंग में ज्यादा रुचि रखती हूँ, और लोक सिंगिंग भी मालवा की। हम जिस रीजन में है, इंदौर जो रीजन है, ये मालवा के अंतर्गत आता है। तो मालवा के गीतों की परंपरा अपनी अलग परंपरा है। यहाँ हर त्योहार उत्सवों के गीत हैं, शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत हैं, हर तरह के परिपेक्ष में आप कह सकते हो कि लोकगीत आपको जोड़ते हैं, लोकगीतों से आप हर जगह जुड़ जाते हैं। तो जी। मुझे लोक गीतों में ज्यादा रुचि हुई बाद में। जी, आपने मालवा का ये मालवा है या मारवा है? मालवा। 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 तो मैं मालवा की कुछ एक आप मुझे अगर उसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाए कि उसकी क्या एक विशिष्टता है उस लोक संगीत की। देखिए, मालवा की तो सबसे पहले बोली मैं कहूंगी कि मालवा की जो बोली है वो बड़ी मीठी बोली है। जैसे जी। मैं कहूँ कि मैं अगर आपसे मालवी में बात करूंगी तो, कैसा हो तम, कहीं करीरिया हो, कहीं जयरिया हो कहीं। तो वो जो मिठास है, और इसी बोली में वो गीत गाए जाते हैं। तो जी। मालवा एक बहुत मीठा सा आप कह सकती हैं प्रदेश है। यहाँ दाल बाटी बहुत फेमस चीज है ना। और यहाँ के गीत जो होते हैं ना, क्या कहूँ मैं, दिल से जुड़े हुए गीत हैं। और लोकगीत वैसे भी वही होते हैं जो लोक मानस में प्रचलित हो। हर बिल्कुल। त्योहार पे गीत बन जाते हैं, हर शादी ब्याह में तुरंत गीत बन के और प्रस्तुत हो जाते हैं। तो यही लोक है, लोक से जन्मा और लोक के लिए। बिल्कुल। तो पल्लवी जी, हम झट से आपसे कुछ प्यारा सा गीत सुनना चाहेंगे, जो भी आप हमारे लिए लेके आई। देखिए, अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं मालवा में, जी। सभी जगह। तो मालवा में एक अभी बहुत अच्छा पर्व हम कहेंगे, वो चल रहा है संजा। जी। संजा लोक पर्व है, और श्राद्ध के 16 दिनों में कुंवारी लड़कियों द्वारा ये किया जाने वाला अनुष्ठान है। यहाँ जी। मालवा में कुंवारी लड़कियां घर के बाहर की दीवार पर गोबर से संजा की हम्म। आकृति बनाती हैं। संजा को वो जी। अपनी सहेली की तरह स्थापित करती हैं। 16 दिन अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनती हैं, 16 दिन अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं, और हर दिन की एक नई आकृति होती है। तो वो हर दिन अपनी सहेलियों के साथ मिलकर संजा बनाती हैं, और शाम को सब एकत्रित होकर गीत गाती हैं। मैं उन्हीं में से एक गीत कोई भी आपको सुनाती हूँ। जी। जी, जरूर, स्वागत है। संजा का दरबार चंपो, फूल रयो मारी माय। संजा का दरबार चंपो, फूल रयो मारी माय। कुणबाई तोड़े फूल, कुणबो माल गुथे मारी माय। तुरजाजी तोड़े फूल, लड़बो माल गुथे मारी माय। गुथ्यो गुथायो हार, संजा के शीस चढ़े मारी माय। संजा का दरबार चंपो, फूल रयो मारी माय।
बहुत ही सुंदर पल्लवी जी। एक तो आपकी आवाज ही बहुत मधुर है, बहुत मीठी है, और उसमें धन्यवाद। एक जिसको कहते हैं फोक म्यूजिक का जो एक तड़का है, वो बहुत बहुत ही प्यारा है। मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाई हूँ उतना, क्योंकि मुझे वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, पर बहुत बहुत सुंदर गाया आपने। अर्थ मैं बता देती हूँ कि संजा का दरबार सजा है और जी तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। संजा का दरबार चंपो, चंपा का फूल पता होगा, बहुत तेज सुगंध होती है, जी बड़ा सा फूल होता है सफेद कलर का। तो चंपा के फूल भी संजा माता को चढ़ाए जाते हैं। तो संजा का दरबार चंपो फूल रयो हमारी माए। संजा के दरबार में हर तरह के फूल खिल रहे हैं। और फिर कौन सी बहू फूल तोड़ेगी और कौन सी बहू माला गूथेगी। तो सुरजा जी की बहू तोड़ेगी और लाड़ी बहू माला गूथेगी, और वो गूथा गुथाया हार जो है वो संजा के शीश पर चढ़ाया जाएगा। ये इसका छोटा सा अर्थ है। जी, चूंकि हम भारतीय हैं, और भारतीय किसी भी संगीत कला हो या नृत्य कला हो की बात करें और उसमें परिवार ना आए, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परिवारों से ही जुड़कर एक भारतीय समाज बनता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसका बखान तो हम हर कला में देखते देखते हैं, उन चीजों को देखते ही बनता है हमारे किसी भी कला में। तो बड़ा आनंद आया ये सुन के, पर कहीं ना कहीं हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो, या ये मुझे महसूस हुआ कहीं ना कहीं, क्या इसमें ये जो आपने मालवा जो जिसका आपने मुझे गीत सुनाया, अभी हमने जो अभी गीत सुना, उसमें कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की एक लोकल लैंग्वेज है, पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा मुझे राजस्थानी पुट लगा भाषा में, या एक हल्का सा सिंधी पुट लगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोकलाइट है तो आप शायद ज्यादा बेहतर इसको बता पाएंगी। देखिए कुछ कुछ शब्द जो होते हैं वो क्योंकि थोड़ी सी कुछ किलोमीटर पर जाने के बाद बोली भाषा में अंतर आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं तो कुछ कुछ शब्द जो हैं वो राजस्थान के और मालवा के एक जैसे होते हैं। तो कहीं ये निश्चित है, सुनने में कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई वर्ड ऐसा हो जो आपको राजस्थान में भी सुनने को मिलेगा, वही चीज आपको मालवा में भी सुनने को मिलेगी। तो वो एक ही चीज को कई बार दोनों जगह एक ही तरीके से बोला जाता है। तो हो सकता है कि वो आपको शायद सुनने में ऐसा लगा हो, पर हो सकता है अर्थ में अंतर हो किसी भी शब्द के। जी, थोड़ा सा वापस आके मैं आपसे एक कथक के विषय में ये प्रश्न कहीं मन में आता है कि जो कथक से जुड़े विशेष जो घराने हैं, वो कौन कौन से घराने हैं, और आप इन घरानों में से किस से जुड़ी जो डांस फॉर्म है आप उसको प्रेजेंट करती हैं। देखिए बेसिकली कथक के 3 घराने हम शुरू से बताते आए हैं। जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। अब इन घरानों में एक घराना रायगढ़ घराना भी शामिल हो गया है। और जी मैं जयपुर घराने से आती हूँ। मैं जयपुर घराने को फॉलो करती हूँ और उसी में मेरी शिक्षा भी हुई और वही मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ। जी। अ, थोड़ा सा लालची हो रही हूँ मैं पल्लवी जी, पर एक गाने से आप मन नहीं भरता है, तो ऐसा लगता है कि कम से कम हम एक गाना और आपसे गुनगुनाने को कहते चलें। ठीक है, मैं शादी ब्याह के अवसरों पर भी यहाँ गीत होते हैं, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुनाती हूँ। स्वागत है। संस्कार गीतों की श्रृंखला में आएगा ये, क्योंकि विवाह है, विवाह का गीत है तो विवाह भी हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है जी ना? तो मैं वो आपको गीत सुनाती हूँ। खाखरे का पात करे वायरा से बात मारा आंगन में, ओ मारा आंगन में आयो राते पामणियो, ते सुखिल्या मेहंदी वाला रंग सा। खाखरे का पात करे वायरा से बात मारा आंगन में, हो मारा आंगन में आयो राते पामणियो, ते सुखिल्या मेहंदी वाला रंग सा। मंडवा के नीचे मारे मेहंदी लगी री, मंडवा के नीचे मारे मेहंदी लगी री, मंडवा के गोरी का गोरा गोरा अंग सा, ए सुखिल्या मेहंदी वाला रंग सा।
खाखरे का पात करे वायरा से बात मारा आंगण में, हमारा आंगण में आयो राते पामण्यो, टेस खिल्या मेहंदी वाला रंग सा। बहुत बहुत प्यारा बहुत प्यारा गुनगुनाया आपने पल्लवी जी। और देखिए ना, यही खूबसूरती है हमारी भारतीय भाषाओं की। अभी ये दूसरा संगीत था और अब आप धीरे धीरे वो जो एक वर्ड्स है वो आप समझने शुरू कर देते हैं, और मूलभूत जो उसका जो एक वो जिसको कहते हैं मैसेज दे रहा है वो सॉन्ग, वो हम किसी भी स्टेट में हो, कहीं से भी जुड़े हो, वो कॉमन ही रहता है। तो समझ में बिल्कुल। आना शुरू हो जाता है कि उस गीत में क्या गाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कि मंडप के नीचे दुल्हन बैठी है और उसे मेहंदी लगाई जा हाँ, रही है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल। विवाह गीत है ये। जी, जी। इन्हीं इन्हीं गीतों के लिए, संस्कार गीतों के लिए ही मुझे फेलोशिप दी जा रही है। मेरा सब्जेक्ट यही है। तो अभी रिसेंटली जो रिसर्च चल रही है वो इन्हीं गीतों पर चल चल रही है मेरी। बहुत बहुत खूबसूरत, और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है, क्योंकि लोक कलाएं कहीं ना कहीं हम देखते हैं आजकल के समाज में खोती जा रही हैं, लोगों का रुचि कम होती जा रही है इन क्षेत्रों में। तो मैं हमारी बड़ी बिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ पल्लवी जी, कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ती ही चली जाएं और आपको पीछे मुड़ के कभी देखना ना पड़े। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और आप सभी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने इस ग्रुप से जोड़ा और मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। मैं एक चीज और कहूंगी पल्लवी जी, की चलते चलते आप हमारे व्यूवर्स से और क्या कहना चाहेंगी नृत्य कलाओं, नृत्य विधाओं या संगीत लोक विधाओं के बारे में? क्या मैसेज देके आप उनको आज विदा उनसे लेना चाहेंगी? मैं उनसे बस इतना ही कहूंगी कि आप, आपके दिल में जो भी है ना उसको दबाइए मत, उसको कीजिए। खुल के जीवन जीना बहुत जरूरी है। कितने दिन हम जिएंगे कोई नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी दिन हमारे पास हैं, हर दिन हम उसको इतनी खुशी से जिए कि जब हम जाएं इस दुनिया से, तो हमें इस बात का गम न रह जाए कि हमारे अंदर कोई चीज थी जो हम बाहर नहीं ला पाए। तो खुल के जिए, खुशी से जिए, जो मन में आए वो कीजिए, जो सीखना चाहे वो सीखिए। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। और जितना प्यार आपके अंदर है वो दूसरों को भी बांटे और सबको अपना बना के चले। बस यही मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये जीवन एक ही है, तो जितना ज्यादा आप उससे जी लें उतना अच्छा है। और कई दिनों पहले मैंने कहीं ये पढ़ा था या सुना था कि कम जीवन जीना तो ये त्रासदी है एक, तो एक जीवन में आप जितना ज्यादा जी लें उतना सही ज्यादा है। अच्छा है। बिल्कुल तो सही। आज आज मैं चलते चलते अपनी सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से आपका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, बहुत कुछ सीखने समझने और जानने को मिला। और भविष्य में आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे इन विषयों पर, ऐसी आशा है। और चलते चलते मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों को यहाँ बताती चलूं कि यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बाई मी कॉफी का एक लिंक है, जिसपे जाकर आप हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीदते हैं, ये धनराशि जो है ये हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। ये कहते कहते मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ और पल्लवी जी से विदा लेती हूँ, बड़ी बिंदियों से विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।